हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। जैसा कि मैं अब तक आपको विश्व भर की खबरें देता रहा हूं, देश में भी जो बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसके साथ साथ हमें हालात ने एक तरह से मजबूर किया है। जरूरत है, आप लोगों की डिमांड है कि हम देश के अंदर की भी हलचल बताएं ताकि आप ये समझ सकें कि देश किस तरफ जा रहा है। मेरे साथ इस समय है जस्टिस कोलसे पाटिल बीजी, जो मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं। उन्होंने अपने समय में बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं, लेकिन अब जो काम कर रहे हैं वो शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब संविधान बचाओ देश बचाओ आंदोलन चला रहे हैं और आरएसएस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा, बीजेपी वाले कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते हैं, कभी कांग्रेस वाले मोदी मुक्त की बात करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आरएसएस मुक्त होना जरूरी है, तभी शायद ये सारी बुराइयां कम हो सकेंगी। ये आपका समझना है। आप बताइए पाटिल साहब, आप इतने बड़े पद पर रहे हैं, बड़े बड़े फैसले किए हैं, अब आपको ऐसा क्या लगा कि समाज में परिवर्तन होना जरूरी है? समाज में जो तब्दीलियां आप लाना चाहते हैं उसके लिए आपने कदम बढ़ाया है। आप क्या करना चाहते हैं? देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? आपके साथ कैसे लोग जुड़ें और वो भी आपके साथ क्या करें? ऐसा है कि मैं ये काम 30 साल से कर रहा हूँ। मैंने जजशिप का 90 साल में रिसिग्नेशन दिया था, जब मैं 47 साल का था। और जब इन्होंने रामायण महाभारत दिखाना टीवी पे शुरू किया था, तो तब मैंने समझा कि इनको स्थिर वर्ण व्यवस्था का पुनर्जीत स्थापित करना है और इसके लिए हम उनके खिलाफ ये जो स्टेटस को वाली पॉलिसी इनकी काल्पनिक दुनिया में सबको रखना है, उनको वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, और जब हमारे सब लोगों का, सब धर्म के, जाति धर्म के गरीबों को मैं विनती करता हूँ कि आपको जानबूझकर ये काल्पनिक दुनिया में रखकर आपके जो निजी मामले हैं, यानी रोटी है, कपड़ा है, शिक्षा है, आरोग्य व स्वास्थ्य है, इससे आपको दूर रखने के लिए ये आपको काल्पनिक दुनिया में रखते हैं। इसके खिलाफ हम काम करने के लिए 90 में रिसिग्नेशन देकर बाहर आया। उस जमाने से काम करते रहा, लेकिन दिनों ब दिन परिस्थिति बिगड़ती गई। जब दिसंबर 92 में बाबरी मस्जिद गिरी, तो मुझे मालूम हुआ कि इनको ना कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है, न इनको किसी कानून की जरूरत है। ये जानबूझकर देश में अशांतता फैलने का काम देश में हो रहा है और जो सामान्य आदमी है उसका भेजा सड़ा के उसको स्वर्ग नरक के डर से उनको रखा जा रहा है, दबाव में रखा जा रहा है। तो इसलिए हम उसके खिलाफ काम करने के लिए बाहर आए, रिसिग्नेशन दिया और काम करते रहे। अच्छा, आपको इतना लंबा तजर्बा है, आप ये बताइए कि ये देश को इस हालत में क्यों ले जाना चाहते हैं? आखिर क्या इसमें कुछ बाहर की ताकतें हैं जो इनसे काम कराना चाहती हैं, या आरएसएस की बुनियादी आइडियोलॉजी ये है कि देश को तोड़ना है? कहते तो हैं अखंड भारत की बात। इनको किसी बाहर की ताकत की जरूरत नहीं, इनका हजारों साल का इतिहास है। और आज कल तो संघ और भाजपा ये दुनिया में सबसे रईस, सबसे तांत्रिक दृष्टिया प्रोग्रेसिव, रिच ये संगठन है, लेकिन उनका दिल कपटी है, नीच है, कटकारस्थानी है। उनको सिर्फ समाज को चक्रव्यूह में डाल के, समाज को स्टेटस को में रख के, समाज को असलियत से दूर रख के अपना भारत पर मालकीना हक उनको रखना चाहते हैं। आप जो यदि सावरकर पढ़ेंगे, गोलवलकर पढ़ेंगे, तिलक पढ़ेंगे, तो उनका कहना है कि हम भारत का मालिक है, बाकी सब लोग नंबर 2 सिटीजन है। तो ये उनका मकसद है, इसीलिए ये हम सबको हमेशा गुमराह कर रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं सब जाति धर्म के गरीबों को अपील करता हूं कि हम सब साथ आए और ये मुट्ठी भर लोग जो हम पर राज कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम आवाज उठाए। देश का मालकीन हक हमारा है, जब से संविधान आया है हम भारत के लोग, यानी हमको भारत का मालिक बनाया है, और जिसमें सबका बराबरी का दर्जा है, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय सबके हक बराबर के हैं। लेकिन ये हम घर घर में पहुंचे नहीं, संविधान घर घर में अभी तक पहुंचा नहीं। देश में हमारी मानवीय हक क्या है
ये हमारे लोगों को मालूम नहीं। तो हम ऐसे ही एक माहौल बनाना चाहते हैं। स्वामी जी के पास, स्वामी अग्नि जी के पास हम इसलिए आए थे कि भाई राजनीति करने वालों को राजनीति करने दो, लेकिन हम सब लोग एक अम्ब्रेला बन के देश भर के लोगों को समझाए कि आपकी उन्नति किसी धर्म के पीछे, आप धर्म करो, ईश्वर करो, जरूर करो, मस्जिद में जाओ, अल्लाह के पास जाओ, लेकिन जब राजनीति में धर्म आता है तो समझ लीजिए कि यहाँ की राजनीति खत्म हो गई। तो आप इस मकसद को हासिल करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे? और नंबर 2, ये आरएसएस का अपना एक कहते हैं बहुत बड़ा नेटवर्क है, हर जगह उनके नौकरशाहों में लोग हैं, राजनीति में लोग हैं, हर मैदान में लोग हैं। आप उसको कैसे सेंध लगा सकेंगे, उसको कैसे कमजोर कर सकेंगे? हम तो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह सब जगह है, ईश्वर सब जगह है, जैसे हमारे देश के कारोबार में आरएसएस वाले सब जगह है। जहां भी देखो आरएसएस वाला है। तो इनके सबके लिए, सबके सामना करने के लिए अभी 3 स्टेट में दिखा है ना, 5 स्टेट में उनकी ताकत। एक बूथ पे 50 यूथ, वो सब पेड़ बूथ 50 यूथ पेड़ यानी वर्कर थे और वो काम करते थे। बावजूद उसके हमारे लोग ने उनके फाइट दी है। तो इतना ये जरूरत नहीं है कि बड़ा तंत्रज्ञान है, बहुत पैसे है, बहुत आपका केडर है, लेकिन आपको दबाते रहेंगे, आप लोग को कुचलते रहेंगे। कुछ लव जिहाद के नाम पर, लिंचिंग के नाम पर, धर्म के नाम पर, काऊ के नाम पर लोगों को आप गुमराह करते रहेंगे। लोग नहीं सहते। ये हमने 3 स्टेट में अभी देखा, 5 स्टेट में देखा है। एक भी स्टेट में बीजेपी सत्ता में नहीं आई। अच्छा, जो आपने 31 दिसंबर 2017 को यलगार परिषद की जो घोषणा की थी और जिसके बाद कोरेगांव में आपके संगठन का नाम लिया जाने लगा, वो क्या था? आखिर ये आपको क्यों उसमें एक तरह से इन्वॉल्व बताने का प्रयास? हम हमेशा, मेरे गुरु है जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर अभी गुजर गए हैं। इन्होंने गुजरात दंगों का एक आयोग था उनका, उन्होंने आयोग में रिकमेंड किया था कि मोदी, शाह और उनका सब ग्रुप, इनको जिंदगी में कभी भी कोई भी संवैधानिक पोस्ट नहीं देनी चाहिए और देश उनको मास मर्डर में प्रोसिक्यूट करना चाहिए। उससे हमारी इनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, वैचारिक डिफरेंसेस है। गोधरा भी मोदी ने करवाया, बाद में दंगे भी मोदी ने करवाई, और मोदी जैसा खूनी आदमी, शाह जैसा खूनी आदमी जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठता है तो हमारे जैसे लोग सोएंगे कैसे? हम रात दिन काम करते हैं। तो 4 अक्टूबर 2015 को हमने आरएसएस के गढ़ में शनिवार वाड़ा पर आरएसएस मुक्त भारत की बड़ी मीटिंग ली। 25 हजार लोग थे और हमने सबको शपथ दिलाए। तब से हम लोगों को शपथ दिलवाते हैं। वही काम हमने 31 दिसंबर 2017 को किया। हमने सब ये 250-300 दलितों के संगठन देश भर से, वो शौर्य दिन होता है उनका, वो 200 साल हो गए थे पूरे उनको। वो भीमा कोरेगांव में उनका एक स्तंभ है और वहाँ वो क्या श्रद्धांजलि देते। तो वहाँ वो आने वाले थे, तो हमने वो मौका उठा के पहले दिन रात को ये सब संगठनों को बुला के बोला कि हम शनिवार वाड़े पे मिलेंगे। और शनिवार वाड़े पे हमने वही हमारे हमेशा की जैसी शपथ थी कि किसी हालत में जहरीली विचारधारा वाली संघ प्रणीत भाजपा को हम आखिरी सांस तक वोटिंग नहीं देंगे। यही उनकी बड़ी मुसीबत थी उस दिन। ये ब्राह्मणवाद को जब ऐसा धक्का पहुंचता है तो आईबी जागता है। आईबी, मैं कई सालों से कह रहा हूं कि आईबी आरएसएस की शाखा है। एक भाई आरएसएस का प्रमुख होता है तो दूसरा भाई आईबी का प्रमुख होता है। दामाद पुलिस का प्रमुख होता है तो ससुर आरएसएस का प्रमुख होता है। जुडिशरी में रहा, सबके घर में गोल करके फोटो थे, तो जुडिशरी भी उनके हाथ है। तो यानी सब जो संस्था है जिनके ऊपर प्रजातंत्र निर्भर है, वो सब संस्था इनके हाथ में है। लेकिन अभी 4 साल में तो ये सबका उन्होंने बेड़ा पार कर दिया है, सबको दबाव के अंदर लाया है। कल ही रिजर्व बैंक का देखो ना, सब खत्म किए है, सब इंस्टीट्यूट खत्म किए है। तो इसके खिलाफ हम काम करते हैं और ये वैचारिक लड़ाई उनको पसंद नहीं है। इन्होंने क्या किया फिर, वो भीमा कोरेगांव का जो हमारा कोई संबंध नहीं है, वो बच्चे भी जहाँ हमारे पास आए थे वो सुबह तक वहां पहुंचे, लेकिन उनके ही 2 कार्यकर्ता है, एक मिलिंद एकबोटे और दूसरा एक भिड़े करके है, संभाजी भिड़े करके है।
दोनों संघ के लोग हैं, उन्होंने पहले 4 दिन वहां मीटिंग लिया, सब परिसर में बोले कि सब बंद रखेंगे, 1 तारीख को दलितों के यहाँ न पानी मिलेगा न खाना मिलेगा। जहां संभाजी महाराज की समाधि है उसके बाजू में एक महार की समाधि थी जिसने संभाजी महाराज का ये किया था, उसकी समाधि डिसमेंटल की और वातावरण तंग करके बैठे 2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले। और हम तो रात को सभा हमारी 10 बजे खत्म हो गई, सुबह तो उधर दंगे शुरू हो गए थे। और दलित पर कैसे करेंगे? वही मैं कहता था मालेगांव बॉम्ब स्पॉट में इसमें कि मुस्लिम कैसे मुस्लिम पर बम डालेंगे। तो ये हम उनकी चाल है, उनको इतना तर्क भी नहीं समझता कि जो झूठ करना है तो दलितों पर हमला करवाते हैं, मुस्लिम पर हमला करवाते हैं। अच्छा, आपकी इस स्ट्रगल में दलितों के साथ और कौन कौन से समाज और कौन लोग हैं जो? पहली बात तो हम सभी जाति धर्म के गरीबों को साथ ले रहे हैं। उसमें से ज्यादा कौन सफरर है? आदिवासी है, दलित है, मुस्लिम है, तो उनको हम देश भर जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा सपना है कि ये देश सबके ये देश के हम सब मालिक हैं। तो मालिक है तो जिनको अभी तक कुछ मिला नहीं, वो उनका आदमी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। एक आदिवासी प्राइम मिनिस्टर बना तो क्या बिगड़ता है? मुस्लिम बना, दलित बना तो क्या होता है? तो ये हमारी इच्छा है और इसलिए हम ये सब समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषतः हम मुस्लिम में भी बहुत काम करते हैं, लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि जो ये सब समाज के, दलितों के इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिमों के इंटेलेक्चुअल्स, आदिवासी में तो बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन ये इनकी सबकी दुकानें चलाते हैं, इसलिए आरएसएस जिंदा है। तो आप क्या आप 2019 की तैयारी कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसमें? तो मैं यही बोल रहा था कि कल का जो सेमीफाइनल था उसमें जो आरएसएस की, बीजेपी की ताकत थी, उसके सामने कोई ताकतवर नहीं है। उनके सामने काम करने के लिए किसी को इतनी शक्ति नहीं है। तो भी जनशक्ति जो है, जो जनशक्ति को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, वो जनशक्ति जाग उठी है। ना ये कांग्रेस का क्रेडिट है, ना बीजेपी का फेल्योर है, ये जनशक्ति उठी है। तो वो जनशक्ति जान गई है कि ये दुश्मन है हमारे, और ऐसा ही माहौल हम बनाते रहेंगे 2019 के लिए। लेकिन मैं आपको प्रामाणिकता से कहता हूं, इनके साथ लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ जनशक्ति लड़ सकती है, कोई नेता, कोई संगठन नहीं लड़ सकता। इनका इतना इन्होंने दबाव बना के रखा है और इतने क्रूर लोग हैं कि देखो ना, जस्टिस सावंत, हमने कभी चीटी मारी नहीं, हमको माओवादियों के साथ जोड़ के मोदी का खून करने का हमने प्रयास किया, कर रहे हैं, ऐसा बनाव बनाया है। इतने छलकपटी लोग हैं नीचे, तो इसलिए इनका सामना करना जनता का काम है। जनता को मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि यदि आपके भले के लिए आप नहीं उठेंगे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस कुल से पाटिल साहब, आपने बहुत ही काम की बात बताई। और ऐसा देश में हालात बन रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, कि जो जस्टिस की पोजीशन में रह चुके हों उनको एक तरह से नक्सल और आतंक से जोड़ने का प्रयास किया गया। ये एक बदलते भारत में हो सकता है, कुछ शायद बदलने से पहले की परिस्थिति में हम लोग हैं, और हम इसी आशा के साथ कि देश बेहतर होगा, सबके लिए होगा, सभी इसके मालिक हैं, इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।